व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTRX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खरीद से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब, ग्लोबल पॉलिटिक्स के इस माहौल में एक न्यूज़ जो आपके सामने आई थी वो ये कि एक ईरान का एक जहाज़, बहरी जहाज़, कमर्शियल आप कह लें पर्पस का था। उसने इसराइल का जो जहाज़ था वो ईरान ने लिया था कब्ज़े में। और कहा यह जा रहा था कि उसमें 17 जो अ, आप कह लें वर्कर्स हैं, वो इंडियंस थे। तो इस बात पे जो इंडिया ने जो है वो प्रोटेस्ट भी किया था ईरान को कि भाई, तुम्हारा फटा ईरान से है, इसराइल से है, तो तुम हमारे बंदे तो छोड़ो ना। और वो अब ये हुआ है कि ईरान ने उस बात पे इंडिया के जो 17 लोग थे उस जहाज़ पे सवार, उन्हें छोड़ दिए। तो इस न्यूज़ पे वो हम देखेंगे और फिर बात करेंगे, क्योंकि अभी ईरानी सदर पाकिस्तान भी आए हुए थे, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। बहरहाल हम ये वीडियो देखते हैं। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और नई नई चीज़ें ज़रूर सजेस्ट करना शुरू करते हैं। 3 2 1 नेम। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान ने पुर्तगाली झंडे वाले मालवाहक जहाज MSC एरिस के सभी चालक दल को रिहा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहिन ने शुक्रवार को एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत हासना के साथ फोन पर बातचीत की ओके। और इसी दौरान उन्होंने चालक दल के रिहाई की जानकारी दी। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्रालय ने सलाह दिया कि अगर इसराइल और ईरान की यात्रा करते हैं तो सावधानी जरूर बरतें हाँ, और वो तो भारतीय गाइडलाइंस तो है। दूतावास के संपर्क में रहें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चालक दल में 25 लोग शामिल थे, जिसमें 17 भारतीय थे। हालांकि भारतीय चालक दल के सदस्यों में शामिल एकमात्र महिला कैडेट एन टेसा जोसेफ को ईरान की सेना ने पहले ही रिहा कर दिया था। अच्छा, फीमेल 17 पहले ही छोड़ भारतीयों दी में थी। शामिल एक अकेली महिला कैडेट NS जोसेफ को 18 अप्रैल को रिहा किया गया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि शेष 16 भारतीय चालक दल की रिहाई में कुछ तकनीकी बातें शामिल हैं, लेकिन अब उन्हें भी रिहा कर दिया गया है। आज उन्होंने वापस भेज दिए सर, बहुत बड़ी जीत है उनकी। उन्होंने पूरी नेशन को बचाया और मोदी ने बताया है कि मैं अपने लोगों के हक में हूँ। वही बात, यहाँ कोई मोदी हाथ है खड़ा तो करके मुमकिन कहे, है। मैं बाजार में जाता हूँ, हर रेडी पे अपना अपना रेट है, हर दुकान पे अपना अपना रेट है। अगर कोई थोड़ी बार्गेनिंग करते हो करे आगे हो, कौन है पूछने वाला इनको? किसने हुकूमत नहीं की आपके पाकिस्तान पे? सब ने करी है, लेकिन कौम के लिए कौन खड़ा हुआ है? तो मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस कौम को खुदा की कोई लानत है कि ये खुद एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अगर पता है सबको कि इमरान खान ठीक है तो क्यों नहीं उसको फॉलो करते? पता है नवाज शरीफ ठीक है तो क्यों नहीं उसको फॉलो करते? मतलब एक को तो खेलने दो ना, कोई भी पार्टी एक खेले ना। अच्छा सर, अगर यही केस रिवर्स हो जाए हम क्या ले आते उन्हें? हम गैस भी लेते हैं, हम सब कुछ लेते, ठीक है, उनको लगाओ फांसी पे। हम ना लाते ना। हम नहीं लाते। हमें पता है कि हमारे डेमोक्रेटिक लोग कैसे हैं। मुझे पता है कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी पर लानत है एक बहुत बड़ी। कौन कर रहा है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब है कि नेशन को वो, रियासत को वो, बसने वाले हर शहरी को वो फैसिलिटेशन मिले। मेरे घर में मोटर चलाए बगैर पानी नहीं आता, रियासत मुझे टूटी खोल के अपने आप मेरे घर में पानी नहीं आ सकता। ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं कि मैं अपने रियासत में रहने वाले बाशिंदों को पानी दूँ। ख्यालात आपने सुन लिए। ये सिर्फ इस एक पाकिस्तानी के ख्यालात नहीं है, ये इस वक्त 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मोर और लेस, चाहे वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, सेम ही ख्यालात हैं। प्रॉब्लम असल में क्या है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, वो हमेशा बैसाखी पे चलता है। मतलब इस्टेब्लिशमेंट की या फिर किसी इदारे की सरपरस्ती के ज़ेर साया चलना पसंद करता है। और सबको पता है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर यहाँ पे ऊपर वालों की मर्ज़ी के बगैर हुकूमत में ही नहीं आ सकता। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि हमारे यहाँ एक ट्रू डेमोक्रेसी है, क्योंकि अगर ट्रू डेमोक्रेसी होगी ना तो बाकी इदारे नीचे होंगे, आवाम ऊपर होगी, और फिर आवाम की मर्ज़ी का वो कहते हैं ना दौर चलेगा। फिर नेशन फर्स्ट जो है ना पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। अब आप ये देख लें, हमारे यहाँ जितने भी गैसेस हैं वो फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग के लोगों को जाती हैं, उनका कार्टेल बना हुआ है, वहीं जाती हैं। वीट क्राइसिस अभी नया नया खुला है कि आप ये देखें कि गंदम की फसल तैयार खड़ी है, लेकिन $1 बिलियन की हमने वीट जो है वो इंपोर्ट की है। किस लिए की है, किसके लिए की है? ठीक है, वो इसलिए ना कि अपना पैसा कमाना था।
तो हमारे यहाँ कोई ऐसा लीडर ही नहीं है जो कि लोगों का सोचता हो या लोगों को आगे रखता हो हमेशा। लेकिन अगर हम बात करें बॉर्डर पार की तो भाई देखो, जहाँ जहाँ भी कोई इंडियन ट्रैप होता है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट करती है। और ख़ास तौर पे पिछले 10 साल में ये कंसिस्टेंसी के साथ देखा गया है। 5 या 7 लोग वो जो कतर में थे उनको भी लेकर आए, जिनको डेथ सेंटेंस हो गया था उन्हें लेकर आए वो वापस जिंदा सलामत। फिर जितने भी ईरान ने इसराइल के कार्गो शिप्स पकड़े हैं, उन सब में जितने भी इंडियन सवार होते थे उन सबको जो है ना पहुंचा दिया जाता था इंडिया वापस सही सलामत। अगर यही पाकिस्तान के बारे में होता ना तो हमें महीने लग जाते सिर्फ ईरान को मनाते मनाते। वो हमसे वैसे नाराज़ हुआ पड़ा कि भाई हम अपनी साइड से पाइपलाइन बना के बैठे हैं, तुम नहीं बनाते क्यों? क्योंकि इंडिया ये तुम अमेरिका से डरते हो। बात यही है कि हम अपने पैरों पे ही नहीं खड़े ना, हम इसलिए डरते हैं। हम अपने पैरों पे खड़े हो तो हम किसी से न डरें। मेरा ओपिनियन है ये। आप क्या कहेंगे इस बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, नई नई चीज़ें शेयर कीजिएगा, सजेशंस देते रहिएगा। और फिर से माजरत जिन लोगों की रिक्वेस्ट हम पूरी नहीं कर पाते, वो ये है कि यार कई बार कंटेंट ऐसा होता है वो मैं सुन चुका होता हूँ, फिर जब मैं सुन चुका होता हूँ तो उस पर रिएक्ट करते हैं ना, फेक रिएक्शंस मेरे चेहरे पे आते नहीं है। मैं क्या कहूँ, फिर मैं ऐसे कुछ बोल दूँ, फिर आप नाराज़ हो जाओगे कि यार हमने रिक्वेस्ट की, इसको चीज़ ही पसंद नहीं आती। तो वो इस वजह से ख़ास तौर पे ये मैसेज निर्मल भाई के लिए हमारे। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।